दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 6 की विज्ञान पुस्तक पढ़ाने के तरीकों पर वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत आज हम जंतुओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। बच्चों को जंतुओं के विभिन्न अंग तंत्रों एवं उनके क्रियाकलापों के बारे में बताइए और फिर प्रत्येक अंग तंत्र से संबंधित गतिविधि भी करवाइए। पहले पाचन तंत्र की बात करते हैं। पाचन तंत्र के कुछ हिस्से हम बच्चों को आसानी से दिखा सकते हैं, जैसे मुंह, जीभ, दांत इत्यादि। पाचन तंत्र के अन्य हिस्सों जैसे आमाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत आदि के बारे में ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर समझाया जा सकता है। इसके बाद हम आसानी से उपलब्ध सामग्री से पाचन तंत्र का मॉडल भी बच्चों से बनवा सकते हैं। इस प्रकार का मॉडल इस चित्र में दिखाया गया है। यह आवश्यक नहीं कि मॉडल इन्हीं वस्तुओं से बनाया जाए। शिक्षक अपनी सुविधानुसार उपलब्ध वस्तुओं से मॉडल बनवा सकते हैं। पाचन तंत्र के कार्यों को समझाने के लिए एक प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। एक गिलास संतरे या नींबू का रस आमाशय के अम्ल को दिखाने के लिए, एक छोटा गिलास पानी लार की तरह, एक सील बंद किया जा सकने योग्य पॉलीथीन का थैला आमाशय के रूप में, एक प्लास्टिक का छोटा गिलास जिसकी तली काट दी गई हो कुप्पी के रूप में प्रयोग करने के लिए, एक ट्रे हमारे शरीर को दिखाने के लिए, एक लंबा मोजा छोटी आंत के रूप में, और कुछ बिस्कुट और एक केला भोजन के रूप में। सबसे पहले पॉलीथीन के थैले में बिस्कुट, संतरे अथवा नींबू का रस एवं पानी का रस डाल दें। अब इस थैले को बंद करके खूब मसलें ताकि सारा भोजन एक लेई के रूप में बन जाए। अब तली कटे हुए प्लास्टिक के ग्लास को मोजे में लगाकर उसे कुप्पी के रूप में प्रयोग करें और पॉलीथीन के थैले को खोलकर उसमें से लेई बने भोजन को मोजे में डाल दें। अब मोजे को ट्रे में रखकर निचोड़ें। इससे भोजन का सत्व निकलकर ट्रे में गिर जाता है। जैसे पाचन के बाद छोटी आंत से भोजन का सत्व शरीर में अवशोषित हो जाता है। बाकी का सूखा पदार्थ जो सत्व निकलने के बाद मोजे में ही रह जाता है, वो मल है जो प्रतिदिन हमारे मल द्वार से बाहर निकलता है। ये गतिविधि कराने के लिए YouTube की चैनल IISER पुणे साइंस एक्टिविटी सेंटर पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस में उपलब्ध ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। Around 5 transparent tubes, an empty toothpaste tube, 2 corrugated plastic pipes, a long and narrow one and a wide and short one, a cold drink can, a film canister or any container of a similar size and shape, a small size plastic water bottle, an empty injection bottle, a glue stick, and a small empty Tetra Pak can. You can divide the class into groups of 5 or 6 for making this model of digestive system. Using the material given and the instruction sheet, the students can put together the digestive system. This is a great way for them to understand the various parts of the system and also how they are connected to each other. The instruction sheet and the sketch can be found in the description box below. For mouth, salivary gland and esophagus, a setup using tube of toothpaste, an empty injection bottle and a small tube can be made as shown. To denote pancreas, we stuck a transparent tube to a glue stick container. To denote the liver and gallbladder, take a small sized drinking water bottle and make a hole in its cap. Attach a small transparent tube to it and connect it with a film canister. To denote the stomach, a cold drink can is attached to a long transparent tube as shown. Let one medium-sized transparent tube, not too long, come out of the bottom of the cold drink can. To show small and large intestines and rectum, 2 corrugated pipes can be attached to a juice box as shown. Make sure that one pipe is narrower and longer than the other. To link the liver, gallbladder and pancreas to the digestive tract, merge the tube from the glue stick with the second tube emerging from the film canister. Connect this merged tube from the glue stick plus canister to the tube emerging below the cold drink can. All these parts can be connected together to complete the model of human digestive system. Just a note of caution. The construction of this model can take quite a bit of time.
so the students may not be able to finish it in one period. So make sure that the half-made models are stored properly, and then the students can continue to work on it in the next period. I'm sure your students will enjoy making this model thoroughly, and it will also give them a very good understanding of the digestive system. परिसंचरण तंत्र। बच्चों को बताइए कि शरीर में भोजन और ऑक्सीजन गैस को सभी अंगों तक पहुंचाने और हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने के लिए रक्त या खून का प्रयोग होता है। रक्त को शरीर के सभी स्थानों तक पहुंचाने का कार्य परिसंचरण तंत्र करता है। इसमें शिराएं, धमनियां तथा हृदय होते हैं। बच्चों को बताइए कि धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर जाती हैं, जिसका रंग लाल होता है, इसलिए धमनियां लाल दिखाई पड़ती हैं। शिराएं अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त हृदय में लेकर जाती हैं, जिसका रंग कुछ नीला सा होता है, इसलिए शिराएं नीली दिखती हैं। हृदय एक पंप का कार्य करता है, जिसके कारण रक्त का प्रवाह बना रहता है। इसके बाद ब्लैक बोर्ड पर परिसंचरण तंत्र का चित्र बनाकर बच्चों को दिखाइए। बच्चों से अपनी कॉपी में भी परिसंचरण तंत्र का चित्र बनाने के लिए कहिए। शिराएं दिखाने के लिए आप एक गतिविधि कर सकते हैं। एक बच्चे का हाथ अपनी मुट्ठी से कोहनी के ऊपर के भाग में कसकर पकड़ लीजिए। ऐसा करने से उसके हाथ में रक्त का संचरण रुक जाएगा और कुछ देर में उसके हाथ में शिराएं उभर आएंगी। इस तरह से बच्चों को शिराएं आसानी से दिखाई जा सकती हैं। धमनियां दिखाने के लिए आप बहुत ही आसान गतिविधि कर सकते हैं। बच्चों को बताइए कि धमनियों में क्योंकि रक्त सीधे हृदय से आता है, इसलिए धमनियां हृदय की धड़कन के साथ फूलती पिचकती रहती हैं। इसे धमनी पर अपना हाथ रखकर महसूस किया जा सकता है। धमनियों के इस प्रकार फूलने पिचकने को नब्ज या पल्स कहते हैं। जो धमनियां शरीर के बाहरी भाग में हैं, उनकी नब्ज आसानी से महसूस की जा सकती है। आमतौर पर कलाई पर नब्ज महसूस की जाती है। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य स्थानों जैसे गर्दन पर, बगल में, कान के पीछे आदि स्थानों पर भी नब्ज महसूस की जा सकती है। बच्चों को एक दूसरे की नब्ज देखना सिखाइए। ये भी बताइए कि डॉक्टर नब्ज की सहायता से अनेक रोगों की पहचान भी कर लेते हैं। जिन स्थानों पर नब्ज आसानी से देखी जा सकती है, वो आप इस चित्र में देख सकते हैं। हृदय की ध्वनियां सुनने के लिए भी आप एक गतिविधि कर सकते हैं। 2 कीप लीजिए, उन्हें एक प्लास्टिक की नली से आपस में जोड़ दीजिए। अब एक कीप को बच्चे की छाती पर हृदय के ऊपर रखें और दूसरी कीप को दूसरे बच्चे के कान में लगाकर हृदय की ध्वनियां सुनाइए। बच्चों को बताइए कि इस तरह हृदय की ध्वनि सुनने के लिए एक अधिक संवेदनशील यंत्र बनाया गया है, जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। डॉक्टर इस यंत्र से मरीज के हृदय की ध्वनियां सुनकर लोगों की पहचान करते हैं। संभव हो तो कक्षा में स्टेथोस्कोप लाकर भी दिखाइए। YouTube की चैनल थिंक टेक पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस यूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो से आप कक्षा में ही स्टेथोस्कोप बनाकर दिखाना भी सीख सकते हैं। हृदय पंप के रूप में कार्य करता है, इसको दर्शाने के लिए एक प्रयोग किया जा सकता है। एक प्लास्टिक अथवा कांच का जार लें। जार को पानी से 3/4 भर लीजिए। एक गुब्बारे को काटकर इस जार के मुंह पर एयर टाइट करके अच्छी तरह से खींचकर बांध दीजिए। अब 2 स्ट्रॉ इस गुब्बारे में से जार में इस तरह से डालिए कि वो एयर टाइट बना रहे। अब गुब्बारे को दबाने पर स्ट्रॉ से पानी बाहर निकलता है। इससे ये सिद्ध हुआ कि इसी तरह से हृदय को दबाया जाए तो रक्त भी धमनियों में आगे की तरफ बढ़ेगा। हृदय के धड़कने से इसी प्रकार रक्त का संचरण होता है।
हमारा हृदय किस प्रकार कार्य करता है उसे दिखाने के लिए YouTube की चैनल आर्क क्रिएटिव मीडिया पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में एक बहुत ही अच्छा एनिमेटेड वीडियो उपलब्ध है, आप भी उसको देखिए। आइए अब श्वसन तंत्र की बात करते हैं। बच्चों को बताइए कि सभी जीवों की भांति हमें भी सांस लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए हम अपनी नाक या मुंह से हवा अंदर लेते हैं। ये हवा हमारे फेफड़ों में जाती है जो हवा से ऑक्सीजन को सोख लेते हैं और शरीर में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में छोड़ देते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई हवा हमारी नाक से बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को श्वसन अथवा सांस लेना कहा जाता है। फेफड़ों में मौजूद रक्त में ऑक्सीजन घुल जाती है और ये रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा ऑक्सीजन को सभी अंगों तक ले जाता है। इसी प्रकार सभी अंगों में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस रक्त के माध्यम से फेफड़ों तक आती है और फिर सांस के द्वारा बाहर चली जाती है। हमारी सांस से निकली हुई हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये सिद्ध करने के लिए हम बच्चों से नली द्वारा चूने के पानी में फूंकने की गतिविधि करके दिखा सकते हैं, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। फेफड़ों का एक मॉडल बनाकर भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं। बच्चों को बताइए कि हमारी छाती और पेट के बीच में एक झिल्ली होती है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। एक प्लास्टिक का जार लेकर उसकी तली को काट दीजिए। उसकी तली के स्थान पर एक गुब्बारे को काटकर कसकर खींचकर झिल्ली की तरह बांध दीजिए। अब एक नली के अंत पर एक गुब्बारा बांध दीजिए। अब जार के मुंह को कॉर्क से बंद कर दीजिए और इस नली को इस कॉर्क में इस प्रकार से जार में डालिए कि वो एयर टाइट रहे। अब यदि आप गुब्बारे से बनी हुई झिल्ली को नीचे की ओर खींचेंगे तो नली में बंधे हुए गुब्बारे में हवा भर जाएगी और वो फूल जाएगा। झिल्ली को छोड़ देने पर वो वापस अपने स्थान पर आ जाएगी और गुब्बारे से हवा निकलने के कारण गुब्बारा पिचक जाएगा। बच्चों को बताइए कि इसी तरह से डायफ्राम के ऊपर नीचे होने से फेफड़ों में हवा भरती और बाहर निकलती है। ये गतिविधि आप YouTube के चैनल DIY जॉनी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो के अनुसार भी करके दिखा सकते हैं। बच्चों को बताइए कि डॉक्टर स्टेथोस्कोप से श्वसन की ध्वनियां सुनकर फेफड़ों की बीमारियों का पता भी लगा लेते हैं। अब उत्सर्जन तंत्र की बात करिए। बच्चों को उत्सर्जन तंत्र का चित्र बोर्ड पर बनाकर दिखाइए। इसका मॉडल भी बच्चों से बनवा सकते हैं। बच्चों को बताइए कि हमारी किडनी या वृक्क एक छन्नी की तरह काम करता है, जिससे शरीर के हानिकारक पदार्थ निकल जाते हैं। इसके लिए एक आसान प्रयोग किया जा सकता है। 2 प्लास्टिक की बोतलें लेकर उनकी तली को काट दीजिए और उनमें रुई भर दीजिए। अब इनके मुंह को ढक्कन से बंद कर दीजिए।
इसके बाद ढक्कन में छेद करके उसमें से एक प्लास्टिक की नली या स्ट्रॉ को डालिए और प्लास्टिसीन से अच्छी तरह से सील कर दीजिए। अब एक गुब्बारे में छेद करके दोनों नलियों को गुब्बारे के अंदर अच्छी तरह से बांध दीजिए। गुब्बारे के मुंह को उंगलियों से दबाकर बंद रखिए। बोतल में रुई के ऊपर पानी डालिए। ये पानी नलियों से होकर गुब्बारे में भरता जाएगा और गुब्बारा फूल जाएगा। बच्चों को बताइए कि इसी तरह से किडनी से जो पेशाब बनती है वो हमारी पेशाब थैली में भरती जाती है और जब पेशाब थैली भरकर फूल जाती है तो हमें पेशाब करने की इच्छा होती है। अब गुब्बारे का मुंह खोल दीजिए, पानी बाहर निकल जाएगा। अब आप पानी में कोई अघुलनशील पदार्थ डालकर पानी को बोतल में डालिए। ये पदार्थ रुई से छन जाएगा और केवल पानी ही बाहर आएगा। हमारी किडनी भी इसी प्रकार से छन्नी का काम करती है। आप ये गतिविधि YouTube के चैनल IISER पूना साइंस एक्टिविटी सेंटर पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में भी देख सकते हैं। For this, we need 2 plastic bottles, 10-inch long plastic tube, filter coffee powder, funnel, filter or tissue papers, and container. We have these 2 plastic bottles. Cut them into 2. Attach this plastic tube to the bottle with clay functioning as a glue. See this. Now, this has to be waterproof and look here. Tubes are open from inside. Place filter papers inside this kidney that is bottle. You can also use tissue papers. Keep the coffee solution ready. You can explain each part as the students perform these activities in group. For example, bottles function as 2 kidneys and tubes as the ureters. So, now tape these tubes and fix a funnel here. Pour coffee solution into these kidneys. Let students observe and note down points whether they can see any color change of coffee powder. तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंगों के बारे में बच्चों से बात करिए। बच्चों को बताइए कि हमारा मस्तिष्क तंत्रिकाओं और संवेदी अंगों के माध्यम से संवेद ग्रहण करता है। तंत्रिका तंत्र का चित्र बच्चों को दिखाइए। बच्चों को आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के संबंध में बताइए और समझाइए कि किस प्रकार ये संवेग ग्रहण करते हैं। तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क को कैसे भेजते हैं। इसी प्रकार मस्तिष्क तंत्रिकाओं के द्वारा मांसपेशियों को संदेश भेजता है जिसे हम अपनी इच्छा से चल फिर सकते हैं। YouTube के चैनल कृत्रिम वॉल्ट पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप तंत्रिका तंत्र का एनिमेशन देख सकते हैं। प्रजनन तंत्र के बारे में भी बच्चों को कुछ बताइए। बच्चों को बताइए कि जिस तरह से पौधे प्रजनन करते हैं और बीजों के द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं, उसी तरह से जंतु भी प्रजनन करते हैं। कुछ जंतु जैसे मुर्गियां अंडे देती हैं जिससे नए जंतु उत्पन्न होते हैं और कुछ सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। प्रजनन का कार्य प्रजनन तंत्र से होता है। नर और मादा के अलग अलग प्रजनन अंग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे विज्ञान पढ़ाने की नई गतिविधियों पर वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।